नमस्कार, न्यूज़ 24 के इस खास प्रोग्राम मंथन में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद और मेरे साथ आज हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। चन्नी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चन्नी जी, सबसे पहले मेरा आपसे यही एक सवाल है कि आपको 6 महीने पहले यहाँ का पंजाब जैसे संपन्न राज्य का आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका चेहरा बनाया गया। अब चेहरा बनने के बाद, अपने शपथ लेने के बाद दनादन छक्के पर छक्का लगाए जा रहे हैं। क्या हो गया सडनली एकदम यू सीम टू बी इन एक्शन? 2 महीने नहीं हुए हैं मुझे। पहले तो मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार मेरा। आप बोलते बहुत अच्छा हो, मैं इतना अच्छा नहीं शायद बोल पाऊँगा, लेकिन ये है कि अभी 2 महीने हुए हैं मुझे सीएम बने, तो जो जिम्मेवारी पड़ी है मैं उसको खुले दिल से आगे निभा रहा हूँ। और मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैं वो करता हूँ जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों की ज़रूरत है, जो एक मिडिल क्लास का नौजवान चाहता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली चाहती है, जो गरीब की ज़रूरत है, जो जब मैं नीचे से पैदा होकर आ रहा हूँ, जो गरीबी, मिडिल क्लास और कैसे मैं पढ़ा, क्या क्या दिक्कतें आई, मुझे घर में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, कैसे जब बरसात पड़ती है गरीब का जो जिसमें वो रहता है वो ऊपर से चोने लग जाता है, मतलब टिपकने लग जाता है या टपकने लग जाता है, तो कैसे उसको दिक्कतें आती, कैसे फिर बर्तन उठाकर उसके नीचे रखा जाता है, यार फर्श भी खराब ना हो, गिल्ला हो जाए क्योंकि वो भी कच्चा होता है। कैसे गरीब जिंदगी में से बाहर आता है, जिंदगी को जीता है, उसको क्या क्या मुश्किलें आती हैं, वो मैंने खुद सहन की हैं, खुद देखी हैं। और जो मैं वो दिक्कतों से उभरा हूँ, मैं वो दिक्कतें दूर करता हूँ। मैं कोई नया काम नहीं करता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो लोगों की परेशानी है, जो लोगों की मुसीबतें हैं, उनका हल करता हूँ। ये आपने आपके लिए कहा ये जा रहा था कि चन्नी जी जो ये ताज है, ये जो चीफ मिनिस्टर का जो ताज था, ये बड़ा कांटों भरा होता है और कोई इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए चन्नी जी के सिर पे डाल दिया गया। नहीं, पहले लोग कहते थे कि ये क्या करेगा, अब कहते हैं यार इसका क्या करें। तो सिस्टम चेंज हो गया है। तो जैसे जैसे मैं लोगों में जाता हूँ, अब मजदूरी से निकला हूँ तो मजदूरी करने की आदत है, काम करने की आदत है, तो ये भी एक काम है। पहले पूछते थे कि यार सीएम के काम करने का समय क्या है, अब ढूंढते हैं कि सीएम सोता कब है। तो ये सिस्टम चेंज हो गया है कि पहले ये था कि सिस्टम के वर्किंग आवर्स क्या हैं, तो आप मेरे ढूंढते हैं कि इसके नॉन वर्किंग आवर्स क्या हैं। तो एक ड्यूटी है, मैं एक ट्रेंड सेट कर रहा हूं कि जो राजनीतिक नेता हैं उनके लिए जो हमारी पब्लिक की परसेप्शन है, वो जो कहीं ना कहीं जो गलत बन गई है, वो ठीक हो जाए। सबके लिए एक ट्रेंड सेट कर रहा हूं कि यार ऐसे भी काम हो सकता है, ईमानदारी से भी जिया जा सकता है और अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। हर रोज़ राजनीति से एक दूसरे को गालियां देने का ही काम नहीं होता, इससे अलावा भी काम है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी आपसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए थे और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो आप अच्छे व्यक्ति हैं और आपको सही व्यक्ति को सही ताज मिला है, तो वो आपकी बहुत बड़ाई कर रहे थे। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ काम किया है। उन्होंने मुझे गुरु नानक साहब का 550 साला मनाने का जिम्मेवारी दी थी और हमने बाखूबी निभाई है। पूरे वर्ल्ड में उसको सराहा गया कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गुरु नानक साहब का मनाया। आज मैं कॉरिडोर पे गया था, कल को गुरु नानक साहब का फॉर्चुनेटली फिर जन्मदिन है, तो उस समय उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी दिया था कि बहुत अच्छा काम आपने किया है। आज भी उन्होंने सराहा है, तो उनका धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास वक्त कम है और डिसीजन मेकिंग और डिसीजन जो है बहुत सारे लेने हैं, वक्त इतना कम में इसमें आप
डिसीशंस तो ले रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होगा। तो काश आपको पहले बनाया गया होता। ऐसा है कि ये कहना कि काम नहीं कर पाएंगे, हमारा तो काम उसी समय हो जाता है। अब बिजली के रेट कम किए हैं तो कम हो गए हैं, पेट्रोल के रेट कम किए हैं, 10 रुपये पेट्रोल कम किया मैंने, 5 रुपये डीजल कम किया है। वो जब अब कोई जाता है पेट्रोल पंप पे तेल लेने, उससे 30 लीटर डीजल पेट्रोल डलवाने से 300 रुपये कम दे रहा है, वो काम हो गया है। जो लोग बिजली के बिल नहीं भर पा रहे थे, अब जिसकी 3,000 या 5,000 रुपये आमदन है, उसका 50,000, 60,000, 70,000 बिजली का बिल आया हुआ है, वो कहाँ से देगा? तो मैंने सरकार की तरफ से दे दिया, वो दे हो गया है ना, काम हो गया है। मैंने जितने डिसीजन लिए हैं इम्प्लीमेंट हो गए हैं, वो ऑन ग्राउंड काम हो गया है। वो आगे जो करेंगे वो भी हो जाएंगे। इनफैक्ट कैप्टन साहब ये कह रहे थे कि जो आपने बिजली के बिल के ऊपर जो आपने डिसीजन लिया, उससे सरकार को और उसके खजाने को 4,000 करोड़ का घाटा लगेगा। अब ऐसा है कि मेरे ओपोनेंट कहते हैं कि जी आपने गरीबों को पैसा दे दिया, ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये मैंने देखना है ना कहाँ से पैसे आएंगे। गरीब की जेब में तो जो बिल था, जिसको वो दर दर घूम रहा था, यार मेरा बिजली का बिल नहीं पे हो रहा, वो तो मैंने फाड़ दिया है ना। अब जो पैसे देने हैं मैं दूंगा, क्यों फिक्र कर रहे हैं ये लोग? मैं अगर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। बिल्कुल खजाना सही रहेगा, भरा रहेगा हमारा खजाना। अरे पंजाब का खजाना है, कम कैसे हो जाएगा? ये जो कहते हैं खाली खजाना है, खाली खजाना कैसे खजाना? हर साल भरेंगे, हर साल लोगों को बांटेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपने जो ये डिसीजन लिया कि 75% जो है यहाँ पे नौकरियाँ जो है रिजर्व होंगी, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? अभी ले रहे हैं, 75 से भी शायद 80% करेंगे। ऐसा है, हमारा जो नौजवान है वो विदेश जा रहा है। कारण है कि हम उसको यहाँ सही रोजगार या नौकरी नहीं दे पा रही, और हमारा जो सिस्टम है उससे तंग हो गए हैं लोग। कनाडा में जाते हैं, वहाँ कोई पुलिस वाला हाथ देकर नहीं रोकता है, जब तक कोई गलती नहीं करता किसी को कोई परेशान नहीं करता है। हमारे यहाँ चौक में पुलिस देखा कि राजस्थान की गाड़ी है, साइड पे लगा लो, क्यों होता है? सिस्टम है, जो पटवारी है, तहसीलदार है, थाने में बैठा मुंशी है, वो लोगों को प्यार से बात करे, उससे पैसे ना मांगे। ये सारा सिस्टम सही करना है, ये गंदगी निकालनी है और निकाल रहे हैं। कई एक्शन पकड़ लिया हमने, कोई ईओ पकड़ लिया है, अब ऊपर भी बात चल रही है कि कौन कौन करप्ट है, लिस्ट बनाओ। ये एक बार तो सफाया करना ही पड़ेगा ना, एक दिन तो साफ करेंगे, और करना शुरू कर दिया है हमने मिशन क्लीन लेकर आए हैं हम, कि बिल्कुल पारदर्शिता से ट्रांसपेरेंट सरकार चलानी है। यही रेता 22 रुपये बिक रहा था, आज 5.5 रुपये बिक रहा है। कोई मुझे कहता है जी नहीं वहाँ कम गया है, चले जाएगा, लेकिन 5.5 रुपये, अब 22 रुपये नहीं जाएगा। पहले मैंने 9 रुपये पर लेकर आया, देखा, टेस्ट किया, अब 5.5 रुपये पे। अभी तो वही खड्डे हैं, चल रही हैं, लेकिन पहले यही बदमाशी थी, जो माफिया था वो खत्म किया है। आपने माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम छोड़ी है, आपने कहा कि ये करप्ट सिस्टम को मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो मुश्किल तो ये भी है कि करप्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं आपके भी पार्टी के तमाम लोग होंगे, आपके भी एमएलएज होंगे, आपके भी लोग होंगे, वो सब चन्नी जी से फिर तो कहीं ना कहीं खफा होंगे ना, फिर आपको वो सपोर्ट कहाँ करेंगे? आपके लिए तो एक प्रॉब्लम होगी ये। देखो मेरे पास तो एक लोई है, उतार देंगे तो घर चला जाऊंगा लेकर अपना, लेकिन जितनी देर काम करूंगा यही करूंगा कि ईमानदारी से काम चले, ट्रांसपेरेंट प्रशासन हो, हर गरीब, हर मिडिल क्लास के नौजवान को राहत मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले। अब क्या है कि चादर से पैर बाहर चले गए हैं। सरकार का जो वजन है टैक्सों का, वो इनकम से ज़्यादा हो गया है। ये नहीं चलना है। अरे उसको गुजारे के लिए पैसे चाहिए, उसके बच्चे ने पढ़ना है,
उसके बच्चे जब स्कूल जाता है वो फीस नहीं दे पा रहा है, ये तकलीफ है बाप को। लड़की की शादी करनी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर सरकार ही पैसे लेती रहेगी सारा, तो वो कहाँ से करेगा? तो ये सारा कुछ सही कर रहे हैं और करेंगे। पर ये बताइए कि इसमें ये तो एक लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना, इलेक्शन अभी आपके सामने है, इलेक्शन में तो आपको हर किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, हर किसी से बात करनी पड़ेगी, आप कैसे करोगे? क्योंकि लंबी, मतलब जिसे कहते हैं ना, इलेक्शन जीतना एक बहुत बड़ा काम होगा आपके लिए। मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं, पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में। मेरा बाप दादा था, कोई एमएलए और मंत्री नहीं था, लेकिन मैं बचपन से स्कूल में सबसे पहले, बच्चे 1000 थे हमारे स्कूल में, 1100, तो एक प्रेसिडेंट चुनते थे, मैं खड़ा हो गया। तो पहले दिन प्रेयर में खड़ा किया, मेरी तो टांगे कांपने लगी। मैं घर पे जाकर अपने पिताजी को बताया, फादर को, कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया हूँ और मैं बोल नहीं पाया। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल लगी हुई, खेत में चले जाओ, ये समझो कि सामने बच्चे बैठे हैं, वहाँ ट्रेन हो जाओ। मैं 2 घंटे ट्रेनर की, अगले दिन अच्छा बोल गया। पहला मैं स्कूल में इलेक्शन लड़ा, फिर कॉलेज में लड़ा, 3 बार मैं एमसी बना हूँ, मतलब पंच टैब, फिर 2 बार म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना हूँ। फिर आज़ाद, मुझे टिकट नहीं देती थी कांग्रेस, लोगों ने आज़ाद खड़ा कर दिया, मैं आज़ाद जीत गया। फिर मुझे कांग्रेस ने अपोजिशन लीडर बनाया। मैंने जितने इलेक्शन लड़े हैं, मैंने ये सोचकर कोई काम नहीं है कि मैं उन्हें इलेक्शन लड़ना है। मैं नेक नीति से काम करता हूँ। आज भी मुझे कोई चिंता नहीं है अगले इलेक्शन की, ना मैं अगले इलेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपना नीत साफ से, अच्छी नीत से, जो लोगों को चाहिए, जो पब्लिक चाहती है, वो करता हूँ। जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए चन्नी साहब कि जिस दिन आपका नाम अनाउंस हुआ, उस दिन पूरे, और ख़ास करके दिल्ली के मीडिया में तो रंधावा जी का नाम चल रहा था, और सडनली एक नाम आया चन्नी साहब का। तो हम सब ये सोचने लगे कि अच्छा, चन्नी साहब ठीक है, एमएलए रहे हैं, बट लेकिन जो इतने, क्योंकि पंजाब की राजनीति में बड़े दिग्गज नाम हैं, कोई बादल्स हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, सिद्धू हैं, और भी तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो पंजाब की राजनीति में, उसमें एक चन्नी जी का नाम आया। तो हम लोग थोड़े से सोचे, चलो थोड़ा और रिसर्च करते हैं इनके बारे में, समझते हैं। आपको भी लगा था क्या? आपको भी, आपके लिए भी ये सडन था कि मेरा नाम कैसे आ गया? मैं क्या, मतलब देखिए, मैं कभी भी, पीपल डिड नॉट एंटिसिपेट दिस। मैं कभी भी सीएमशिप का उम्मीदवार नहीं था, ना ही मैंने हाईकमांड को बोला था, ना ही किसी एमएलए को। मेरी पार्टी में कोई धड़ा नहीं है, कोई ग्रुपिज्म नहीं है, मैं किसी ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, और ना ही मैंने कोशिश की थी। लेकिन ये एक युग का परिवर्तन है। जो राजे महाराजों के पास, या एलीट क्लास है जो अमीरों से भी ऊपर है, ये 10 एकड़ वाले जिम्मेदार अमीर नहीं होते, 15-20 एकड़ वाले भी अमीर नहीं है, जिनके पास हजारों एकड़ हैं। वो क्या करते हैं कि इस बार तू आ जा, अगली बार मैं आ जाऊंगा, अगली बार तू आ जा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। ये सिस्टम खत्म हुआ है। अब एक गरीब परिवार के, एक मिडिल क्लास फैमिली के, एक किसान के बेटे को भी उम्मीद हो गई है कि यार मैं भी बन सकता हूँ अगर चन्नी बन गया है। तो ये युग का परिवर्तन है, इस परिवर्तन को पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, और ये युग परिवर्तन रहेगा। मैं नहीं बनूंगा तो किसी और किसान का लड़का, किसी मजदूर का लड़का बनेगा। लेकिन ये जो एलीट क्लास है, जिनका रिश्ता ही ये है कि वो अमीर हैं, उनका ना जात का रिश्ता है, ना बरादरी का, ना धर्म का, उनका एक ही रिश्ता है कि वो बड़े लोग हैं। ये रिश्ता टूट गया है, ये रिश्ते से नीचे आ गए हम, और अब सियासत में चेंज आएगी। युग परिवर्तन हुआ है तो सियासत भी अच्छी हो जाएगी, लोग सियासतदानों को अच्छा समझने लगेंगे। जी, अब देखिए, राजनीति है तो राजनीति में जात पात इस तरह की बातें होती ही हैं। ये भी कहा गया और कि आपको इसलिए बनाया गया क्योंकि आप एक दलित चेहरा हो, और पार्टी वोट के कॉम्बिनेशन से ये मैटर करता है। तो क्या आप उसको किस तरीके से देखते हो? इस तरीके की जब बातें होती हैं कि चन्नी को इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एक दलित चेहरा है। देखिए, मैं स्कूल में इलेक्शन लड़ा, 1100 बच्चा था, हर जात का था, हर धर्म का था। मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, वहाँ 5-7 हज़ार लड़के थे, लड़कियाँ थी, हर जात के थे, हर धर्म के थे। मैं 3 बार एमसी बना हूँ। जनरल
वार्ड से जीता हूँ, रिजर्व वार्ड से नहीं जीता। मैं किसी एक आधार पे नहीं हूँ। मैंने जितने डिसीजन, मेरी सरकार नहीं है, लोगों की है, जो इस सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं, हम कलेक्टिवली जो डिसीजन लेते हैं वो सबके लिए हैं। अगर बिजली के माफ हुए हैं बिल तो सबके हुए हैं। जिनका 2 किलोवाट से लोड कम है बिजली का, उन सब के बिजली के माफ हो गए बिल। 1500 करोड़ रुपया लोगों को मिला है। बिजली के रेट 3 रुपये कम किए हैं, बड़ी राहत है। आगे से आधे से भी कम बिल आने शुरू हो जाएंगे। वो सबको है। पेट्रोल माफ हुआ है, सबका हुआ है। इसलिए इसमें कोई जात बरादरी या उसका महत्व नहीं है। महत्व ये है कि पब्लिक ने आपको चुना है, पब्लिक के लिए आपने काम करना है। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बिजली को मैं फ्री कर दूंगा, बिल्कुल फ्री कर दूंगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपने तो रेट कम किया, आपने वो केजरीवाल जी ने दिल्ली में माफ किए हैं 400 यूनिट, लेकिन 401 हो जाए तो सारे के पैसे पड़ जाते हैं। मतलब एक ठगी है एक किस्म की। पंजाब में हमने 200 यूनिट तो ऑलरेडी माफ कर रखे हैं गरीब लोगों के, वो वैसे ही रहेंगे। उसके ऊपर हमने 3 रुपये रेट भी स्लैश कर दिया है, कम कर दिया है। अब हर किसी को फायदा होगा इसका। और 300 यूनिट से तो अब 100 यूनिट तक तो बिजली का रेट अब 1 रुपये 29 पैसे हो गया है। 300 यूनिट के पैसे कितने बनते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 या 1000 रुपया बनेगा अगर रेट ज़्यादा भी हो। लेकिन जब आपका टोटल बिल का 3 रुपये कम होगा तो आपको 5000, 10,000, 15,000, 20,000 का फायदा होना है। तो कितना बड़ा फायदा है जो हम दे रहे हैं। ये मतलब ये है कि छलावा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि जी 401 हो गया तो आपको 400 के पैसे पड़ जाएंगे। अरे समझते हैं लोग अब पढ़ लिख गए हैं, इसलिए आगे आप देखते जाना। आप क्या देख रहे हैं कि आप अब जो इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसमें आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी या अकाली दल या कैप्टन? मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है किसी भी पार्टी से। मेरे लिए चैलेंज मैं खुद ही हूँ। मुझे ये एहसास हो रहा है कि मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मैं इसको पूरा करना है। अब ना मेरा कोई सोने का टाइम है, ना कोई काम करने का टाइम है। मैं 24 घंटे इसी में लगा हूँ। मुझे खुद से चैलेंज है कि मैं डिलीवर करूँ। जो मुझे टाइम मिला है उसमें मैं ये 4 महीने में 4 साल का काम करना है मैंने, और कर रहा हूँ। लोग इसको देख रहे हैं और पता भी लग रहा है। आपने ये कहा कि बड़े लोग जो थे वो साथ मिले हुए थे कि अभी तुम बन जाओ, तो क्या अभी कल को हम बन जाएंगे। तो इस तरीके के बड़े लोग आप किसको मीन कर रहे हैं? क्या आप बादल्स को मीन कर रहे हैं कि कैप्टन को मीन कर रहे हैं? किसको मीन कर रहे हैं? किसकी तरफ आपका इशारा है? बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। और जो पंछी को छाया नहीं, फल लागे है दूर। अरे इनसे बड़े से क्या करना है? सरकार बनाते हैं तो सारा पैसा घर को जाता है। अपनी 1000 बसें डाल लेते हैं, 2-2 हज़ार एकड़ जमीन है। पूरे पंजाब में हर जगह प्रॉपर्टी है। चंडीगढ़ के 7 होटल है, दिल्ली में होटल है। तो अपने घर के लिए ये लोग बनते हैं, तभी ये बड़े हैं। लेकिन पंजाब का कौन सोचेगा? पंजाब के लिए कौन बनेगा? पंजाब के गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? पंजाब का जो मिडिल क्लास है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, उसके नौकरी लड़के को कौन रोजगार देगा? अब मैंने बादलों की बसें अंदर कर दी पकड़ के। अरे क्यों परमिट के बिना चलाते हो? बाजू मरोड़ कर तुमने 1000 बस कर ली। सारे जितने बसों वाले से सबसे खरीद ली बसें उनकी जबरदस्ती, अब वापस जाएंगी। वो तो कह रहे थे, इनफैक्ट यही कह के गए थे कि हमारे बसेस जो है उन्होंने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया उस वक्त का, जबकि कोविड के समय नहीं चलनी थी बसेस, या 50% के ट्रैफिक के रूल्स के अंडर में चलनी थी। आपका जवाब मिल गया है। आपने मुझे पूछा बड़े कौन हैं? बड़े वो हैं जिनकी 1-1 हज़ार बस चलती है। और बड़े वो हैं जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं और जो मिलकर लूटते हैं पंजाब को।
ये जो काम है ये खत्म करना है मैंने। तो आपकी भी जब सरकार थी, जब आप कैप्टन की सरकार में मंत्री थे, तो भी तो ये सब हो रहा था ना, उस वक्त आपने आवाज नहीं उठाई? उस समय आवाज उठाई तभी तो मैं यहाँ हूँ, तभी तो वो यहाँ नहीं है। अच्छा, तो आपने उठाई थी, किसको कहा था? ये तो समझना पड़ेगा ना, किसे कहा था आपने? मेरे साथ एक बार थोड़ा हुआ है, कई बार हो चुका है। जब मैं आवाज उठाई तब तक मुझे दबाया गया, तब तक मुझे पे एलिगेशन लगे, तब मुझे पीटने की कोशिश की गई। ये तो पीटने की कोशिश की गई? अरे सब कुछ हुआ है, लेकिन अब ये है कि मुझे क्या मारेगा कोई। मैं तो दबंग आदमी हूँ, ना मेरे पास कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जो कोई छीन लेगा, ना कोई मुझे डर है किसी का। मैं पब्लिक का आदमी हूँ। मैं जब मेरे पे कोई उठता है तो पब्लिक बचाती है मुझे, पब्लिक संभालती है। मेरा जो कुछ करने वाले लोग हैं, लोग ही मुझे बचा कर रखें, मैं किसी से और से डरता नहीं हूँ। चलिए ये बताइए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ। सरकार, अभी इलेक्शन दूर हैं, जब इलेक्शन आएंगे तब हम देखेंगे। सरकार पब्लिक ने बनानी है, जिसको चाहेंगे उसको मौका देंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चन्नी जी इतने धनाधड़ काम किए चले जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम तक तो अभी तक कंफर्म किया नहीं है कांग्रेस पार्टी ने कि यही होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। पहले कौन सा कंफर्म था मेरा? जो अब मैं कंफर्म कराता फिरूं, कोई ऐसी बात नहीं। पहले मैं ऑपोजिशन लीडर बना था तब भी मेरा नाम नहीं था। अब सीएम बना दिया है पार्टी ने और लोगों ने, अब आज भी मेरा नाम नहीं है, आगे के लिए भी मेरा नाम नहीं है। पार्टी सुप्रीम, पार्टी जिसको कहेगी, राहुल गांधी जी एक क्रांतिकारी नेता हैं, ये क्रांति वही लेकर आए हैं। तो क्रांति आ रही है देश में, अभी समझ आएगी लोगों को कि राहुल गांधी क्या चीज़ है। ये क्रांति राहुल गांधी लेकर आए हैं, ये युग परिवर्तन उन्होंने किया है। ऐसे युग परिवर्तन देश में आगे होने वाले हैं। चन्नी जी ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जो पावर है ना वो करप्ट कर देता है लोगों को, एंड जो लोग सत्ता में होते हैं वो फिर करप्ट हो जाते हैं। अभी आप बहुत नेक लग रहे हो, क्या आपके ऊपर भी इस पावर का रंग चढ़ेगा? क्या आप लोगों को ये गारंटी दे सकते हो कि चरणजीत सिंह चन्नी इसी तरीके के रहेंगे जिस तरीके से अभी बोल रहे हैं या काम कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता है कि कोई पावर में आने के बाद, कोई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बदलता नहीं है। मैं म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट बना था, मुझे आज तक ये है कि जो म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट बनकर काम लोग कर सकते, मुझे खुशी मिली, वो आज तक बाद में नहीं मिली। क्योंकि मैंने इतने शहर के काम किए, पावर पूरी थी मेरे पास एक शहर की, लेकिन आप मेरे शहर में जाकर वो पूछो, मैंने पार्कें बनवाई, मैंने ग्राउंड बनवाए, मैं खुद जाकर ट्यूबलाइट ठीक कर देता था लोगों की। जो मेरे पास पावर है या होगी या इससे ज़्यादा आए, वो लोगों के लिए होगी, उन बच्चों के लिए होगी जिनका कोई नहीं है जिनको संभालने के लिए, उन नौजवानों को लिए होगी जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उन परिवारों को लिए होगी जो परिवार दबे हुए हैं, जिनकी कोई सिफारिश नहीं, उनकी सिफारिश मैं हूँ। तो आपकी जो उस किसान के लिए है जो खेत में रात को बैठता है और बिजली आती नहीं है, सारी रात वो इंतजार करता है कि बिजली नहीं आती। ये किसान मेरे पास, हम कल इकट्ठे हुए थे एक मीटिंग में, सारी जितनी डिमांडें इन्होंने दी सारी मांग ली है, और एक डिमांड रह गई है, वो नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। लेकिन एक बात भी जो किसान ने मुंह से कह दी, मैंने नीचे नहीं गिरने दी, सारी मान ली उनकी। और ये भी कह दिया कि जब आप कहोगे इस्तीफा देकर आपके संघर्ष में बैठ जाऊंगा, मुझे किसी ओहदे का कोई लालच नहीं है। इनफैक्ट अभी तो ये नया है, थोड़े दिन बोलते हैं कि सत्ता को चढ़ने में टाइम लगता है, उसका रंग चढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा है कि सत्ता में का रंग मुझे पब्लिक के लिए ही चढ़ेगा। मैं 4.5 साल से मंत्री हूँ, मेरी कोई करप्शन की शिकायत दिखाओ। 4.5 साल में भी तो पावर थी, और चाहे वो थोड़ी सी या ज़्यादा थी, और मेरी पार्टी वालों ने मेरी फाइलें सारी खोल कर देखी कि इसके खिलाफ कोई मिल जाए कुछ, आज तक तो मिला नहीं है। मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ म्यूनिसिपल कमेटी का, जिसने करप्शन करनी वहीं कर लेता है,
जिसने करनी वो तो सरपंच बन के भी करता है, जिसने करनी वो पंच बन के भी करता है, और जिसने करनी है वो डिप्टी सीएम बन के भी अपनी और सीएम बन के ही बसें बनाते हैं और जबरदस्ती लोगों की प्रॉपर्टी छीनते हैं, अपने सुख विलास जैसे होटल बनते हैं इनके। लेकिन मेरा नहीं होगा ये। मेरे लड़के के पास, मैंने उनको पहले से बोला हुआ है अपने घर वालों को कि भैया तुमने पढ़ना है, पढ़ाई करके अपनी योग्यता के अनुसार तुम्हें जो मिलेगा परमात्मा और कानून के अनुसार मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप तो पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, आपने तो एक पीएचडी भी कर ली, आप तो डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी हैं, आपने पीएचडी भी कर ली, लेकिन आपका पीएचडी का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, कांग्रेस का खिसकता जनाधार और उसको ठीक करने का मैंने अभी पीएचडी का थीसिस जमा कराना है, अभी मेरी स्टडी रिसर्च चल रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस पे मैं काम कर रहा हूँ और कोई ऐसी और कोई बात नहीं। वो तो ठीक बात है, लेकिन ये है कि मैं यूथ को भी एक मैसेज और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए सारी जिंदगी। कोई पढ़ाई और ज्ञान का कोई सीमा नहीं है और कोई उम्र नहीं है। मैं पहले बीए की, फिर मैंने एलएलबी की, जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना तो मैंने एमबीए की, सेकंड टाइम बना तो मैंने एमए की, अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और मुझे कई कह रहे हैं कि यार क्या ज़रूरत है पढ़ने की अब, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जिंदगी में सीखते रहो, सीखने के लिए ज़िंदगी है और अपने पास जो है उसको बांटते रहो। तो कांग्रेस के ऊपर, आप कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो अपने लीडर्स के साथ आपने कुछ शेयर किया है कि हमारे कांग्रेस में ये चेंजेस होने चाहिए, वो होने चाहिए, इस तरीके की बात? वो मैं करता रहता हूँ हमेशा, जहाँ जहाँ मुझे पूछा जाता है मैं। लेकिन आप अपनी पार्टी में क्या खामी देखते हो? व्हाट डू यू सी इन योर पार्टी? देखो, खामियां पार्टी में रहती हैं और अच्छे काम भी रहते हैं। कोई भी पार्टी अच्छी नहीं होती, कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती। उसको जो लोग चलाते हैं वो उनका क्या किरदार है, वो कैसे चला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब श्रोमणी अकाली दल अपने आप में एक अच्छी पार्टी रही है और बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं, सिखों की नुमाइंदगी करते रहे हैं, लेकिन जब से सुखबीर बादल आ गए हैं तो पार्टी ख़त्म। मजीठिया जी आ गए हैं तो पार्टी का सिस्टम खराब हो गया है। और अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छी नीति आती रहेगी पार्टी में तो पार्टियां सभी अच्छी होती हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि चन्नी जी को ना कोई ऑपोजिशन की और किसी की ज़रूरत नहीं हो जब आपके पार्टी के अध्यक्ष सिद्धू हो, तो अगर सिद्धू जी ही रहेंगे तो चन्नी जी को और किसी के ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही इतने बड़े ऑपोजिशन है। ऐसा है कि पार्टी सुप्रीम, पार्टी की आइडियोलॉजी ने को सरकार ने लागू करना होता है। तो सिद्धू जी जो भी कहते हैं, अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है तो हर सरकार को, हर मुख्यमंत्री को, हर जो लोगों की नुमाइंदगी या कोई सेवा में लगा हुआ है उसको क्रिटिसिज्म से कुछ ना कुछ गेन करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। अगर सिद्धू जी कुछ मुझे कहते हैं तो मुझे देखना चाहिए कि मेरे में कहाँ गलती है, उसको ठीक कर लेना चाहिए। अरे आप ठंडे पानी की तरह से उसको गुजार देते हो। मैं ठंडा ही हूँ। आप रिएक्ट नहीं करते हो तो मैं गर्म नहीं हूँ। सिद्धू जी कुछ भी बोलते रहे, आप रिएक्ट नहीं करते हो, इसलिए वो बात जो है आई गई हो जाती है। इज इट? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी बातें सिद्धू जी भी करते हैं, मैं उनको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि इम्प्लीमेंट हो और होनी भी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात आती है तो उसको आगे, क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। जो लीडर क्रिटिसिज्म नहीं सुनते, जो पार्टियाँ क्रिटिसिज्म से भागती हैं, जो प्रेस वाले से भागते हैं, तो वो भी सही नहीं है। प्रेस का अपना रोल है, लीडर्स का अपना रोल है। ये मिलकर ही डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा चल सकता है। डेमोक्रेसी में पार्टी सुप्रीम, पार्टी का प्रधान कुछ कहता है, मुझे उस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, डिस्कशन हो सकती है, मैं अपने व्यूज़ दे सकता हूँ उनको कि नहीं जी ये ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन लगता तो ऐसे जैसे जिस तरीके से सिद्धू जी की बातें आती है और खास करके ट्विटर पे जिस तरीके से ट्वीट होता है, तो ये लगता है कि वो आपको हमेशा हिला के रखना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करके रखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है कि जितना छज में वो करते रहोगे ना, छटते रहोगे,
उतना साफ होता जाऊंगा। तो सफाई होती रहनी चाहिए मेरी भी। नहीं, आप तो कह रहे हो कि सफाई होती रहती, लेकिन किसी को वक्त तो दिया जाता है ना। उन्होंने तो हफ्ते भर के अंदर ही शुरू कर दिया था। अच्छी बात है, मेरी भी सफाई साथ साथ हो रही है, मैं अच्छा बनता जा रहा हूँ और जो पार्टी चाहती है वो आइडियोलॉजी को आगे लेकर आ रहा हूँ। लेकिन उनके जो बातें थी कि बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला हो या ड्रग्स का मामला हो, इन सब मामलों पर आपने 24 घंटे के अंदर काम नहीं किया। देखिए, 4.5 साल और उससे कुछ पहले से इन केसों को मिलजुल कर उलझाया गया है। अब हम सीधा कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में कहा था कि हमारे घर में एक खड्डी थी जिस पे कपड़ा बुनते हैं, पहले उसका ताना सीधा किया जाता है, मेरी माँ करती थी, उसके बाद कपड़ा बुना जाता है। मुझे ताना सीधा करना आता है और मैं ये ताना भी सीधा कर दूंगा। इनफैक्ट सुखबीर बादल तो ये कह के गए हैं कि आप लोगों के ऊपर वो केस कर रहे हैं कि आप और एडवोकेट जनरल और होम मिनिस्टर और पुलिस के जो चीफ हैं वो सब गवर्नर हाउस में बैठ के ये कह रहे थे, प्रेशर दिलवा रहे थे कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसको बदल दो। ऐसा है, एसआईटी की रिपोर्ट कोई बदल ही नहीं सकता क्योंकि हाई कोर्ट के पास है। ये गलत कह कर गए अगर उन्होंने ऐसा कहा है। और दूसरा का उन्होंने आज भी एक दरखास्त दे दी है कि जी ये तो वेंडेटा है। अरे हाई कोर्ट से एक लिफाफा मिलना है, तुम उसको रोक रहे हो बार बार, कोई ना कोई तरीके से आज उसको लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ इन लोगों को, जिस तरीके से आपने पंजाब को लूटा है, जिस तरीके से नशेई बनाया है, जिस तरीके से आपने नशा बांटा है, खुदा के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ड्रग्स के ऊपर आप क्या, ड्रग्स का जो मसला है वो पंजाब का नाम हमेशा हाईलाइट होता है। मैंने वो उसी के लिए बताया है। वो जो केस कोर्ट में है उसकी तारीख अभी 6 दिसंबर पड़ी है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम ड्रग के पीछे लगे हुए हैं। हर वो लोग जो ड्रग के धंधे में जिन्होंने काम किया है उनको कटहरे में खड़ा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी आपको कितना विचलित करती है? आम आदमी पार्टी से आप कितने घबराए हो कि वो कितना % वोट ले जाए? वो मेरे भाई आगे बैठे आम आदमी वाले, इनको पूछो, ये मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करते। हमारी ट्यूनिंग ही बहुत अच्छी है। मैं अभी देखो ईमानदारी से बोलूं, मैं उनके पास गया, जफ्फी पाकर मिला, मैंने उनको कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश होकर यहाँ आकर बैठ गया। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, आप उनको कितना सीरियस मानते हैं कि वो उनका इनमें अच्छे लोग हैं, जो इनमें अच्छे लोग हैं, जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, इन सबको मैं निमंत्रण दे चुका हूँ। आ जाओ भैया, एक इकट्ठे काम करेंगे। आम आदमी चाहिए, आम आदमी मैं भी हूँ, आप भी हो, तो इकट्ठे होकर काम करें, पर देश को आगे लेकर जाना है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने का विचार है आपको? नहीं, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। मैं इनको साथ जोड़ रहा हूँ अपने। उधर से तोड़ेंगे और अपने साथ ज्यादातर लोग आ चुके हैं। हाँ। और बाकी जितने बचे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ। मतलब अगर इनके 21 आदमी थे तो इन्होंने अब 10 को ही टिकट दे पाए, 11 इनसे दूर हो गए हैं, वो हमारे तरफ आ गए। 10 जो रह गए हैं उनको भी मैंने निमंत्रण दिया है कि आ जाओ भैया, देश की सेवा ही करनी है, पंजाब की सेवा करनी है। आप चाहते हो आम आदमी जैसे करें, तो मैं भी आम आदमी जैसे कर रहा हूँ। इनके लीडर ने कहा कि ये तो डुप्लीकेट आम आदमी है। मैंने कहा यार, डुप्लीकेट तुम्हें पता क्या है कि आम आदमी होता कौन है, कैसे गरीबी में जीते हैं, आपको क्या पता है? कैसे एक भैंस से माँ बच्चों को पालती है, आपको क्या पता? उसने कब दूध भैंस से चोया है, उसने कब बरसीन, उसको पता ही नहीं होगा क्या बरसीन होती है, कैसे काटते हैं, कैसे खेतों में काम किया जाता है, कैसे गेहूं बोया जाता है, इन लोगों को क्या पता है? नहीं, तो अब तो ये तो समझ में आ गया कि आम आदमी को आप तोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी मैं को। तोड़ नहीं रहा हूं, मैं फिर कहता हूं मैं जोड़ रहा हूं अपने साथ। ये बताइए कि आप अब अकालीस में भी क्या सेंध लगाने के बैठे हैं? उसमें भी आप नहीं, अकालीस में मेरी सेंध लगाने की जरूरत नहीं। जब तक वहाँ सुखबीर बादल और मजीठिया हैं, हमें उस तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। कुछ नहीं होगा उनका तब तक।
इनको लीडर चेंज करना पड़ेंगे अपने अकाली दल को। अकाली दल अच्छी पार्टी है, मैं कभी उसको बुरा नहीं कहता हूँ, पार्टियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन लीडर जो ऊपर बैठा है अगर वही माफिया ग्रुप का डॉन है तो आप कैसे करोगे आगे काम? चलिए, ये तो माना आपने आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के सूबे में लीडर मनीष सिसोदिया थे। उन्होंने कहा कि चन्नी उन लोगों को ले रहे हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने डिसाइड करके बोल दिया है कि उनको टिकट नहीं मिलना है। ऐसे लोगों को ऐसे वाले आम आदमी पार्टी के लोगों को चन्नी ले रहे हैं। वो एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब ये है कि भाई जो हमारी तरफ आ जाते हैं उनको ये टिकट दे ही नहीं सकते, देना कब था फिर? अब जब उनको दिया था, आप देंगे ना? अब ये आप देखो देंगे? सुने, इनके एमएलए हैं 11 एमएलए ऐसे हैं जो अभी भी इनके साथ नहीं है, 21 में से, मतलब 50% से ज़्यादा चले गए हैं। तो जब उनको टिकट दिया था वो अच्छे थे, अब क्या उसमें पानी पड़ गया है? अब भी तो वही बंदे हैं। नहीं तो आप दे रहे हैं उन लोगों को? अरे ये तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, क्योंकि मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, लेकिन recommend तो एक करेंगे ये आप। है कि जिसको आपने एमएलए बनाया उसको आपके ऊपर इतबार नहीं है। किसको होगा? आपके 11 एमएलए छोड़कर चले गए 21 में से, या छोड़ने वाले हैं, बाकी भी परमात्मा की कृपा से मिल जाएंगे हमारे साथ। लेकिन ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी असलियत पता लग रही है लोगों को कि यार हमने जो ख्वाब देखे थे और इन्होंने हमें जो ख्वाब दिखाए थे, हम तो एक क्रांतिकारी बंदे को देख रहे थे, हम क्रांति लाना चाहते थे। ये क्रांतिकारी कहाँ है? ये तो उल्टा हो गया काम। ये तो सिस्टम ही और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये समझकर लोग इनको छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैप्टन अभी आकर के यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बोल के गए कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हमारा असल काम शुरू होगा। अच्छा, जब पावर में थे तब तो काम शुरू नहीं हुआ, अब जब पावर सबकी चले जाएगी तब शुरू होगा। 4.5 साल राज किया है आपने, 4.5 साल अगर आपका काम शुरू नहीं हुआ तो अब जब 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद सबकी पावरें खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, आखिर देश का विधान है, चुनाव शुरू होगा तब क्या काम शुरू होगा? अब ये है कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बीजेपी उनको मार रही है और आप जाकर बीजेपी से के साथ बैठे हो, कौन आपको अच्छा कहेगा? अच्छा, ये बताइए चन्नी जी की आप पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ साथ मैंने सुना है कि आप ज्योतिष की भी पढ़ाई करते हैं, ज्योतिषियों के पास बहुत जाते हैं। किसी ज्योतिष ने आपको बोला कि आप हाथी पे चढ़ जाओ तो आप हाथी पे चढ़ गए, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, मैं हाथी पे चढ़ जाता हूँ तो लोग बोलते हैं ये हाथी पे चढ़ गया, ये ज्योतिष है। मैं कंबली लेता हूँ तो ये लोग बोलते हैं ये कंबली ले ली इसने, ये ज्योतिष है। मेरे घर को आगे रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता निकालता हूँ, अब भी निकाला है मैंने, क्योंकि रास्ता बंद किया हुआ था, तो बोलते हैं ज्योतिष है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज्योतिष भी एक साइंस है। जो लोग ज्योतिष करते हैं उनको पता है ये कि साइंस है। साइंस के हिसाब से जहाँ जहाँ सूर्य चंद्र हैं उसके हिसाब से वो आप विश्वास करते हैं? अरे विश्वास, जब साइंस है तो विश्वास करो, मुझे क्या एतराज है मैं विश्वास करने में। सच में हाथी पर इसीलिए चढ़े थे? किसी नहीं, ज्योतिष ऐसा ने नहीं, आपको बोला था? वो तो पखंडबाजी हो गई ना, वो तो बहम हो गए। लेकिन अगर साइंस है तो साइंस की तरफ से देखना चाहिए ना उसको। अच्छा, आप टेंट्स भी देखने जाते हो, कहीं शादी वादी में जाते हो तो लोग बोलते हैं कि आप टेंटिंग देखने चले जाते हो कि किस तरीके की टेंटिंग की है? नहीं, ऐसा है कि टेंट तो मेरे फादर का काम था, टेंट हाउस, तो मैं भी टेंट बॉय हूँ। मैंने टेंट बहुत लगाए हैं, क्योंकि घर का काम ही यही था, टेंट से इनकम आती थी। तो मैं टेंट बॉय हूँ तो मुझे टेंट लगाने आते हैं और मैं काम करता रहा हूँ। सुबह उठकर पहले पिताजी के साथ टेंट लगाने जाना किसी ना किसी घर में जिसमें शादी होनी, तो उसके बाद स्कूल में या कॉलेज में जाना, ये मेरा काम रहा है। अब तो टेंट नए नए तरीके के आ गए, उस समय तो बांस से कीला लगाकर उसको रस्सा बांधा जाता था। अब उसके बाद पाइपें आई, हर तरह के टेंट का काम मुझे आता है, क्योंकि मेरा काम ही यही है, कैटरिंग का काम, टेंट का काम, ये सारा मैंने किया हुआ है। अब दरियाँ मैं बिछाता रहा हूँ, अब तो ये आपके मैट बिछ गए, 10 बाई 10 की दरी होती थी, मैंने दरी बिछानी, उसको झाड़ना, अपने दुकान में रखना, फिर कोई और आ गया तो उसको देनी। और फिर ये है कि शादी में टेंट चले गए, गंदे हो गए तो घर में उनको धोना, ये मेरा काम रहा है।
तो मैं इससे भागता भी नहीं हूँ। अब भी जहाँ मैं जाता हूँ देखता हूँ कैसा टेंट लगा है, क्योंकि काम है वहाँ निगाह चली जाती है, वो तो मेरा काम ही है। अच्छा ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद बीएसपी को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमेशा बीएसपी को एक दलित पार्टी की तरह से देखा गया और वोट कॉम्बिनेशन जो कहा जाता था कि अच्छा ठीक है अकालीज का उनके साथ इसीलिए रिलेशनशिप बना है क्योंकि वो दलितों का एक कंसोलिडेटेड वोट लेके जाते हैं। और जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो भी यही कहते हैं कि आप जो हैं आपको इसीलिए आगे किया गया कि आप पूरे दलित वोट को अपने साथ कर सकें। नहीं देखो, कांशी राम जी एक क्रांतिकारी आदमी थे। वो बहुजन समाज को अलग अलग जो गरीब लोग हैं वर्ग हैं उनको आगे लेकर चलना चाहते थे। उनके जाने के बाद वो सोच नहीं रही पार्टी में, उसके बाद पार्टी बिखरती गई। पंजाब में अब बीएसपी का कोई खास नाम नहीं है, लेकिन अकाली दल उसको यूज़ करना चाहता है। जितने भी वोट है अकाली दल ने उनको टिकटें वो दी हैं जहां बीएसपी की कोई बात ही नहीं है। अब होशियारपुर शहर में बीएसपी की कोई वोट ही नहीं है, जहां उनकी वोट है वहां उनको टिकटें नहीं दी गई। पठानकोट में कोई वोट नहीं है, मोहाली में वोटें नहीं हैं। उनको एक छल से ऐसी सीटें छोड़ी गई हैं जो अल्टीमेटली ये बीजेपी को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक नेक्सस है, ये इकट्ठे हैं अंदर से अकाली और बीजेपी। उन्होंने उनको वो सीटें दी बीएसपी को जहां से बीजेपी को जिताना चाहते हैं। तो बीएसपी के साथ तो धोखा ही हुआ है हमेशा। पहले 96 में इन्होंने अकाली दल ने बीएसपी के साथ समझौता किया था, उसके बाद तोड़ दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। 97 में सरकार इन्होंने बनाई, बीएसपी के साथ नहीं बनाई, बीजेपी के साथ बना ली। अब फिर धोखा दिया है, टिकटें उनको नाम से 20 सीटें छोड़ दी हैं, अल्टीमेटली वो बीजेपी को छोड़ी हैं। तो बीएसपी के साथ पंजाब में अकाली दल बुरी तरह धोखा कर रहा है, आज से नहीं पहले से। ये अच्छा ये बताइए, आप कैप्टन के साथ काम कर चुके हैं, उनके मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और अब यहीं पे कैप्टन बोल के भी गए हैं कि हमने तो डिसीजन ले लिया है, मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा, मतलब उनके साथ अलायंस करूंगा। आप इस चीज को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि जिसके साथ आपने इतने दिन काम किया, कांग्रेस पार्टी में सेम आइडियोलॉजी को शेयर किया, वो अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखो, हर आदमी की सोच बदलती रहती। एक दिन था कि पूरे पंजाब ने उन पे विश्वास किया था कि उन्होंने भी कसम खा के बोला था कि जी मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। 4.5 साल वो नहीं हुआ। वो बादलों के साथ मिलकर काम चलता रहा, बादलों की इंटरेक्ट सरकार चलती रही। अब मुझे पता नहीं क्या है इनके दिमाग में, जितने भी डिसीजन अब ये ले रहे हैं गलत ही ले रहे हैं। पहले बादलों के साथ मिलकर चलना गलत था, अब बीजेपी के साथ मिलकर चलना गलत है। ये पंजाब के लोग किसी तरह भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, उनको अभी भी ये छोड़ देना चाहिए काम। आप उनको रिक्वेस्ट करोगे? मैं तो उनके घर गया था, मैंने कहा जी किस तरफ चल पड़े हो, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपको 2 बार सीएम बनाया है, आपको मेंबर पार्लियामेंट बनाया है, घर वाले मेंबर पार्लियामेंट और मिनिस्टर रहे हैं, तो बहुत कुछ पार्टी ने दिया है। अगर कोई अब बात भी है तो बैठकर तय कर लेनी चाहिए। मेरे कोलीग सुकेश रंजन एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? चनी साहब, बहुत ध्यान से आपको सुन रहा हूँ, तो आप जो कह रहे हैं उसमें मोदी जी की ध्वनि आ रही है बहुत। मैं तो टेंट लगाता था, मैं तो दरी बिछाता था, मैं छोटे से परिवार से आता हूँ। तो ये अच्छी सेल्समैनशिप है, आजकल ये बहुत चलती है। आपने कहा कि मैं झोला उठा के भी निकल लूँगा, ये मोदी जी भी कह चुके हैं। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पहले कहा था कि पार्टी जो कहेगी मैं करूँगा, आप भी यही कह रहे हैं। उस सवाल को आप टाल गए, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। जो इनकम्बेंट सीएम होता है वो एक नेचुरल क्लेमेंट होता है, सीएम की उम्मीदवारी होती है, नेचुरल क्लेमेंट होता है वो। आप चुनाव के बाद नेचुरल क्लेमेंट तो हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने टेंट लगाए हैं तो मैंने लगाए हैं। आप मेरे शहर में जाकर पूछो। अगर मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं तो हुआ हूं। लोग इस चीज़ को छुपाते हैं, मैं इस चीज़ को बताता हूं। लोग ये छुपाते हैं कि जी
मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं गरीब जाति से आता हूँ, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। लोग जाति बताना नहीं पसंद करते अपनी, लोग ये बताना नहीं पसंद करते कि मेरी गरीब बैकग्राउंड है। हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। मैं अपने आप को वहीं दिखा रहा हूँ जहाँ मैं आज हूँ और जहाँ था। आज भी मैं कुछ नहीं हूँ। मुख्यमंत्री चीज़ ही कुछ नहीं होता है, एक जनता का सेवक ही होना चाहिए, इसको वो ही रहना चाहिए। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा वो मेरे लिए सबसे बुरा दिन होगा कि मैं अपने आप को समझने लग जाऊं कि मैं बड़ा मुख्यमंत्री हूं। ये नहीं है मेरे में, ना ही हो सकता है। और इससे आगे मेरी कोई सोच पहले भी नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मैंने कभी पार्टी को ईमानदारी से बोल रहा हूं, नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी ने बनाया, मुझे एकदम बताया गया कि जी टेलीफोन आया राहुल गांधी जी का कि हम आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मेरे हाथ भाव उड़ गए। अल्टीमेटली मैं रोने लग गया, यार क्या कर रहे हो आप। मैंने उसको जी हजूरी भी नहीं की। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, आप किसी और को बनाओ, मेरी आगे भी सोच नहीं है। हाँ, जहाँ पार्टी रखेगी मैं वहाँ हूँ। जी, संदीप चौधरी हमारे कुलीग बात करना चाहते हैं। चन्नी साहब, जो सुकेश कह रहे थे उसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। किस तरफ हैं आप? जी जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ चन्नी साहब, सामने बिल्कुल आपके। जो आप कह रहे हैं युग परिवर्तन अब होने वाला है। होने वाला नहीं, हो गया। हो गया, अच्छे दिन भी आ गए जैसे मोदी जी ने कहा था। मैं उसी बात को मैंने अच्छे दिन की बात नहीं की, वो आपने की है। अच्छा, थोड़ा मैं सवाल तो सुन लीजिए। और इसी में आपने गरीबों की और मिडिल क्लास की बात की, जो अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी कुछ करते हैं, फ्री में देने की आपने बात की। तो मोदी की भी छाप दिख रही है और अरविंद केजरीवाल की भी, और आपने परिवारों की बात की। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आप कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान ने आपको चुना और कांग्रेस पर सबसे बड़े आरोप लगते हैं परिवारवाद के, लेकिन आप दूसरी पार्टियों में परिवारवाद देख रहे हैं। अपनी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो भी आपकी थीसिस का हिस्सा है, पीएचडी? मैंने एलीट क्लास की बात की है। मैंने बात की है कि जो बड़े आदमी आपस में मिलकर एक दूसरे को उतारते हैं और चढ़ाते हैं, मैंने वो बात की है। परिवार कोई भी हो, लेकिन ये इनका अपना एक रिश्ता है। इनका रिश्ता अमीरी है, इनका रिश्ता रजवाड़ाशाही है, इनका रिश्ता बड़े लोगों का है। इनका कोई जात बरादरी या धर्म से संबंध नहीं है। ये बड़े हैं और अपने आप को बड़े समझकर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर राज करते हैं। ये युग परिवर्तन हुआ है कि उनका राज खत्म और नया राज शुरू होने वाला है। चरणजीत सिंह चन्नी जो आज पंजाब के लोगों को बता रहे हैं, वो दरअसल नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का एक मिश्रण है क्या? अरे उनका मिश्रण होगा। अगर उस केजरीवाल ने कोई काम किया है तो वेलकम है, किया होगा। मुझे नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से हैं। आईएएस बने थे, मुझे ये पता है। उसके बाद अन्ना हजारा जी का आड़ लेकर सारा कुछ समेट गए, ये मुझे पता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं उनकी बैकग्राउंड क्या है। हाँ जी, चलिए हमारे कोलीग विशाल पूछना चाहते हैं। चन्नी जी, ये बताएं कि गृह मंत्री हैं आपके सुखजिंदर रंधावा, वो बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह से वो लगातार डिमांड कर रहे हैं बीएसएफ के इशू के ऊपर बात करने की, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है। आपको लग रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल पूरी तरह चल रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह के साथ? देखिए, आइडियोलॉजी अपनी अपनी है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सेकुलरिज्म हमारा धर्म है। वो अपने तरीके से काम करते हैं, हम अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन हम किसी तरीके से भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप 5 किलोमीटर अपनी हद, उससे आगे ना आओ आप। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में जो स्टेटों के अधिकार हैं उनको मत छीनो। अरे क्यों आपने यूनियन टेरिटरी बना दी जम्मू कश्मीर? आप नेशनलिज्म के बहाने राज को बढ़ाते जा रहे हो, अपने को, अपनी पावर्स नेशनलिज्म के नाम से बढ़ा रहे हो। नेशनलिज्म कहाँ जा रहा है? अरे हमसे बड़ा नेशनलिस्ट कौन है? पंजाब से बड़ा नेशनलिस्ट कौन है? सिखों से बड़ा नेशनलिस्ट कौन है? हमने कुर्बानियां दी हैं पंजाब के लोगों ने। हम हर जगह मरने के लिए तैयार हैं, देश के लिए शहीदी पाने के लिए तैयार हैं। एक शहीद नहीं हमारा,
हमारे घर घर में शहीदी है। लेकिन आप नेशनलिज्म के नाम पे आप कह रहे हो कि जी नेशनलिस्ट मुद्दे को क्यों डिस्कस कर रहे हो, आप कह रहे हो नेशनल सिक्योरिटी की बात है। क्या बात है नेशनल सिक्योरिटी की? अरे पंजाब बैठा है यहाँ, कैसे घुसेगा कोई यहाँ? लेकिन अपोजिशन बोल रही है कि आप अमित शाह को मिलते हो और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अरे मैं मिलता हूं, मैंने उनको यही कहा जाकर कि पंजाब में कोई सद्भावना रहनी चाहिए। हम लड़ना, हमें मत लड़ाना है आपस में। हिंदू और सिख का जितना अच्छा बाउंड है, इससे बड़ा बाउंड हो ही नहीं सकता कोई। इसलिए सद्भावना और एकता पंजाब में रहनी चाहिए। चल चन्नी साहब, एक सवाल रमन न्यूज़ 24 से। रमन, आपकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, आप अपने पूरे परिवार के साथ गए थे और आपने फिर उसके बाद? मैं मोदी जी के पास परिवार के साथ नहीं गया, फिर करेक्ट कर लो अपने आप को। ठीक जी, जी। नरेंद्र मोदी के साथ आपकी मुलाकात हुई, कैसे आप आंकते हैं? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप कैसे आंकते हैं उनको? अरे अगर उनकी लोकप्रियता है तभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऐसे कोई बनता है? चल। लोगों ने वोटें डाली हैं, अब उनका दायित्व है वो कैसे निभाते हैं अपनी उसको। अब उनको देखना है देश को इकट्ठा कैसे लगना है, उनको देखना है कि देश को कैसे आगे बढ़ा कर लेकर जाना है। चन्नी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ Thank आए you, thank और you very आपने much, thank बेबाकी you. से हम लोगों के सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत जिसे कहते हैं एक ऑनेस्ट स्पीकर की तरह आप सामने आए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मंथन में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।